हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच की सेकंड क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा की थी और जो कुछ शब्दावली रह गई थी आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस के रूप में। कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट्स जो टर्मिनोलॉजी थी वे हाइड्रोफोबिया किसे कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है और पानी से डर किस रोग में लगता है, रेबीज रोग में। और यह किस वायरस से होता है, रेहब्डो वायरस से। हाइड्रो का मतलब है जल और फोबिया का मतलब है डर, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया। किस तकनीक से जल में पौधों को उगाया जाता है, तकनीक होती है पोनिक्स। जल में जो पौधे उगाने की तकनीक होती है उसको कहते हैं पोनिक्स। और हाइड्रो का मतलब है जल, यानी कि जल में पौधे उगाने की तकनीक क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स। और जल में जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। आर्द्रता मापन में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रता के लिए जो वर्ड होता है उसको कहते हैं हाइग्रो। और मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मीटर का। तो आर्द्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। वह रोग जिसमें आंखें सूख जाती हैं उसको क्या कहते हैं। आँखों का मतलब है ऑप्थेल्मो से और सूखने का मतलब है ड्राई यानी कि जीरो। जीरो का मतलब है ड्राई यानी कि सूखना और ऑप्थेल्मो का मतलब है आई यानी कि आँख। जीरो ऑप्थेल्मिया रोग में आंखें सूख जाती हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो वह रोग जिसमें आंखें सूख जाती है उसका आंसर क्या होगा, जीरो ऑप्थेल्मिया। दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा होता है। जहाँ भी हमें दुग्ध या दूध दिखे उसका अर्थ हमेशा ही लैक्ट होगा। और जो दूध निर्माण हार्मोन है उसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवक का अध्ययन। कवक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, माइको। माइको का मतलब है कवक यानी कि फंगस। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। किस लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र किस लाइकेन से बनता है, रोसेला से। कवक और शैवाल का सहजीवन कौन सा है। कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन होता है और यह वायु प्रदूषण का भी सूचक होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। कार्डियो का मतलब है हार्ट और जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है, हार्ट का मतलब है कार्डियो और स्टडी का मतलब है लॉजी, तो कार्डियोलॉजी, हार्ट ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट। ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। आज हम करते हैं 2 अगस्त की क्लास का रिवीजन स्टार्ट। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा वर्ड है कैरियो। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और कैरियोलॉजी, कैरियो का मतलब हो गया केंद्रक और लॉजी का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी से ही प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका बनी है। कैरियो का मतलब है केंद्रक और प्रो का मतलब है पहले ही, जिसमें पहले ही केंद्रक बन चुका है उसको कहते हैं, जिसमें केंद्रक से पहले ही कोशिका का निर्माण हो चुका है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, जिसमें वर्तमान में विद्यमान है केंद्रक। केंद्रक का निर्माण कैरियोटिक जो कोशिका का निर्माण केंद्रक के बाद हुआ है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। तो हमें केवल यह ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। कुछ महत्वपूर्ण संवर्धन यानी कि कल्चर भी हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सेरीकल्चर का में किसका पालन होता है, रेशम कीट पालन। ओलेरीकल्चर, ओलेरी क्या, सब्जी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जी। ओलेरीकल्चर सब्जी का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मीन्स फूलों से संबंधित है तो फूलों की खेती किस में होती है, फ्लोरिकल्चर में। पीसी कल्चर, पीसी को हम पढ़ेंगे फिशी और फिश क्या होती है, मछली। मछली पालन होता है पीसी कल्चर। सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं, वनों की खेती को।
वर्मी कल्चर, वर्मी कहते हैं जो केंचुआ होता है उसको, तो केंचुआ की खेती वर्मी कल्चर। और किसान मित्र कौन होता है? केंचुआ। विटिकल्चर, विटिकल्चर होती है अंगूर की खेती। नेक्स्ट है एपीकल्चर, एपी वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खियों के लिए। तो एपीकल्चर क्या हो जाता है? मधुमक्खी पालन। चलिए तो हम इनको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। ओलेरिकल्चर क्या ले रही? सब्जी, तो सब्जी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पीसी कल्चर, पीसी को पढ़ेंगे हम फिशी, फिश होती है मछली, मछली पालन पीसी कल्चर। सिल्वीकल्चर वनों की खेती। और वर्मी कल्चर जो केंचुआ की खेती होती है। किसान का मित्र कौन होता है? केंचुआ। विटिकल्चर, विटिकल्चर होती है अंगूरों की खेती। और एपीकल्चर, एपी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मधुमक्खियों के लिए। और कल्चर खेती, तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब हमने चर्चा की है जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी और जो कुछ मुख्य संवर्धन यानी कि कल्चर थे। अब हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, सामान्य जानकारी। बायोलॉजी है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द के मेल से बना है, बायो और लोगस। बायो का मतलब है सजीव और लोगो का मतलब है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का हिंदी में नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक यानी कि बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को, अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और यह बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फादर तो सबको पता है लेकिन ये नहीं पता। बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क और ट्रेविनास के द्वारा दिया गया 1801 में। अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसमें जंतु यानी कि एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स कोल्ड जूलॉजी और स्टडी ऑफ प्लांट इज कोल्ड बॉटनी। तो जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में वनस्पति यानी कि पादप वर्ग का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु किस किस के जनक हैं? बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। और जो बॉटनी है उसके जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रैक्टस को। थियोफ्रैक्टस कौन है? बॉटनी के जनक यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस। अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में हमें शरीर के अंदर जो हमारे तंत्र हैं, तंत्रों के अंदर जो अंग हैं यानी कि ऑर्गन है, और ऑर्गन के अंदर उत्तक है। और ब्लड कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। और उत्तक के अंदर भी हमको पढ़ना है सेल यानी कि कोशिका। हमको ये पढ़ना है और हमारी बायोलॉजी कंप्लीट। चलिए तो हम आज शुरू करते हैं सेल यानी कि कोशिका। जैसे हमें मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, आधारभूत अंग होता है जो उसको ईंट होती है मकान बनाने के लिए, वैसे ही शरीर के निर्माण की जो आधारपूर्ण इकाई है उसको कोशिका कहा जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो कोशिका के लिए यूज किया जाता है। लॉजी स्टडी यानी कि कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इसको कहा जाता है कोशिका की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कौन होती है? सेल यानी कि कोशिका। अब हम देख लेते हैं कोशिका के संबंधित कुछ जो सामान्य जानकारी है। सेल यानी कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और यह एक मृत कोशिका थी जिसको वृक्ष के कोर्क में खोजा गया था। तो मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और इसका उल्लेख उन्होंने किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट, कोशिका का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? यदि पूछे मृत कोशिका की, उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि पूछे जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई 1674 में। और इसी के द्वारा बैक्टीरिया की भी खोज की गई, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक से संबंधित दो बातें, जीवित कोशिका की खोज की और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। और इसका वर्णन किस में है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लाइडर और स्वान। तो इसमें क्या बताया? शरीर का निर्माण हुआ है जो कोशिका से हुआ है और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। यह है कोशिका सिद्धांत में कहा गया। हमें केवल इतना ध्यान रखना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका और बैक्टीरिया की खोज की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या जीवाणु दोनों एक ही है, कवक या फंजाई है, शैवाल या एल्गी है, वायरस या विषाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। सजीव कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वे सजीव होते हैं। तो हमें एक नोट लगाकर बात लिखनी है, विषाणु या वायरस। विषाणु और वायरस दोनों एक ही है। विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच योजक कड़ी होता है। जब यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो सजीव बन जाता है। जब यह सजीव के शरीर से बाहर निकलता है तो यह निर्जीव बन जाता है। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? वायरस। इसलिए यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस या विषाणु। जंतु और पादप के बीच योजक कड़ी कौन सी होती है? युगलेना। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम अब चर्चा कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग, उसको कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका, जो 170 mm की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी जो शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच एग, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अब हम देख लेते हैं सेल यानी कि कोशिका, प्लांट और एनिमल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है? पादप कोशिका, इसमें रिक्तिका होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो इन दोनों के अंतर है। इसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती। इसमें तारकाय नहीं होता। पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता, लेकिन जंतु कोशिका में तारकाय होता है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं, केवल कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली दोनों में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है वह केवल पादप कोशिका में ही होता है। प्लांट और एनिमल सेल के बीच हमें 4 अंतर को ध्यान रखना है। 4 अंतर कौन कौन से हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्लांट में होती है लेकिन एनिमल में नहीं। और कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। दोनों में पाई जाने वाली कौन सी है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति सेल वॉल किस में होती है? केवल प्लांट में। तारकाय किस में होता है? केवल जंतु कोशिका में, प्लांट में नहीं होती। रिक्तिका होती है प्लांट में लेकिन एनिमल में नहीं होती। हरित लवक जिसमें पादप अपना भोजन बनाते हैं, तो यह कहाँ पर होता है? पादप में। यह जंतु में नहीं होती। ये थे हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। 4 अंतर हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारकाय, रिक्तिका और हरित लवक। अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल यह केवल पादप कोशिका में ही मिलती है और इसका कार्य पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना है। पादप कोशिका किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। सबसे अधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ कौन सा है जो सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है? वो है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज से क्या बनता है? पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। और इसका उदाहरण क्या है? कपास। एक नोट लगाने वाली बात है, कवक या फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। पादप में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। कवक यानी कि फंगस में कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, पादप में सेल्यूलोज से। ये है हमारी कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली और ये है हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव होता है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। यह है कोशिकांग है। कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक को आपस में मिला दिया जाता है तो इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो उनको कहते हैं जीव द्रव्य या
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हेक्सले ने क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ऐसा कहने वाले कौन से विद्वान थे? हेक्सले। यह भी हमको ध्यान रखना है। और इसको जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा दिया गया? पुरकिंजे के द्वारा। तो पुरकिंजे ने इसको जीव द्रव्य नाम दिया। अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट है, इसमें कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें एक अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, और जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है जिसमें राइबोसोम होता है उसको कहते हैं खुरदरी, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिसमें राइबोसोम नहीं होता उसको कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें एक केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जिकाई बॉडी होती हैं इत्यादि। ये हैं महत्वपूर्ण कोशिकांग। अब हम इनकी प्रत्येक एक एक की चर्चा करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यह है कोशिका का शक्तिगृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिगृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उनको याद कैसे रखें हम? तो उनकी एक ट्रिक है, दोहरी झिल्ली युक्त है जो, उसको हम ट्रिक से याद रखते हैं, उसका नाम है महक। मैं से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है से हो गया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, कैसे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं उनके नाम क्या क्या है? महक। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, है से हरित लवक और कैसे केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और इसकी खोजकर्ता किसने की? अल्टमान के द्वारा इसकी खोज की गई। और इसका नाम किसने दिया? बेंडा ने इसका नाम दिया। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आते हैं और क्रिया करके ये CO2 और एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? अल्टमान ने नाम दिया, बेंडा के द्वारा इसका नाम दिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह क्रिया कौन सी है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाते हैं तो क्रिया होती है वायवीय श्वसन। इसमें CO2 जल और 36 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसमें ग्लूकोज जटिल अणु से सरल अणु में टूट रहा है। जैसे ये ग्लूकोज थी तो इसके सरल अणु बन गए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक काटा मीन्स जटिल अणु को सरल अणुओं में काटे जाने वाली क्रिया को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि अपचय क्रिया। श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। तो जटिल अणु जब सरल अणु में टूट जाते हैं उसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक को हम काटना से याद रखते हैं, जब जटिल अणु को सरल अणु में काटा जाता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचय होता है वह किसके रूप में होता है? ATP के रूप में। और श्वसन क्रिया के दौरान हमें कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचय होती है ATP के रूप में, तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। ATP को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। हमने देखी श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसी होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इसके विपरीत, श्वसन के विपरीत होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यह श्वसन की बिल्कुल विपरीत है। तो कैटाबॉलिक की विपरीत कौन सी हो जाएगी? एनाबॉलिक, जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पादप में भोजन का निर्माण होता है। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की थी, जैसे हमने कोशिका के बारे में पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी थी वो भी पढ़ी। चलिए तो हम उनसे संबंधित अब क्वेश्चन के रूप में इनकी चर्चा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सबसे पहले हमने देखा था कैरियो वर्ड होता है केंद्रक से संबंधित और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? केंद्रक का। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है या नहीं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पहले ही, जिसमें पहले ही कोशिका का निर्माण हो चुका हो यानी कि उसमें केंद्रक नहीं है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। अब देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण संवर्धन यानी कि कल्चर। वनों की खेती को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर। और एपीकल्चर, एपी का मतलब है मधुमक्खी और कल्चर का मतलब है खेती। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन, किसकी साड़ी? रेशम की साड़ी। तो साड़ी कैसी होगी? रेशम की। तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी मीन्स सब्जी। ओलेरी का ओलेरिकल्चर सब्जी का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, फूलों की खेती। किसान मित्र किसको कहते हैं? केंचुआ को। और केंचुआ की खेती क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। और बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क और ट्रेविनास के द्वारा 1801 में दिया गया था। जनक माना जाता है अरस्तु को, नाम दिया लेमार्क और ट्रेविनास के द्वारा। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रैक्टस को। और अरस्तु को किसका जनक माना जाता है? बायोलॉजी और जूलॉजी, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है अरस्तु को। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। वृक्ष के कोर्क में मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और इसका उल्लेख किस बुक में मिलता है? माइक्रोग्राफिया। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख किस में मिलता है? माइक्रोग्राफिया बुक में। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने, जिसमें मृत कोशिका खोजी गई इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक ने दो चीज़ों की खोज की, बैक्टीरिया और मृत जीवित कोशिका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने दिया। सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी कौन सी होती है? वायरस। और पादप और जंतु के बीच युगलिना कड़ी होती है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। कोशिका भित्ति कहाँ पर मिलती है? केवल पादप कोशिका में मिलती है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में ही मिलती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। लेकिन कवक या फंगस में किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन से कवक में बनी होती है। कैसे? काइटिन। और पादप में सेलुलोज से बनी होती है और कवक में काइटिन से बनी होती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। और यह कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है इसको क्या कहा जाता है? वायरस। और वायरस किसके बीच कड़ी है? वायरस किन दोनों के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है? सजीव और निर्जीव के बीच। किस विद्वान ने कहा था कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है? तो यह कहा था हेक्सले ने। जीव द्रव्य का शब्द का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं उसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक काटना से याद रख सकते हैं, जब हम बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में काटते हैं तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसके विपरीत होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनाए जाते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? महक। एम से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है से हरित लवक और कै से केंद्रक। तो जो ये 3 कोशिकांग होते हैं ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ये थी हमारी क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल को हम करेंगे 3 अगस्त की क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। और यदि इस क्लास की PDF चाहिए हो तो
टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में इस PDF को डाल दिया जाएगा।